Hello friends, welcome back to my channel and welcome back to another revisionary lecture of chapter number 8, 9, 10, 16 and 17। तो कल मैंने पोस्ट किया था 2, 3, 4, 5, 6, 7। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को यूजफुल लगा। कुछ और कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैंने एक आर्बिट्रेशन एंड कंसल्टेशन पे भी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है एंड उसके साथ साथ 10 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखी है सो प्लीज गो एंड रेफर टू दैट वीडियो। आई लीव द लिंक टू ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोज इन द पिन कमेंट ताकि आपको हेल्प हो जाए JIGL की रिविजन में। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच इज 8, 9, 10, 16 एंड 17। ये सारे टॉपिक्स भी काफी जरूरी है तो हम क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 विच इज CPC। तो CPC जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें 158 सेक्शंस रहते हैं एंड वन शेड्यूल है इन विच 51 ऑर्डर्स जो है वो दे रखे हैं। मूविंग अहेड टू लिमिट ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। जो सिविल कोड होता है उसकी जुरिस्डिक्शन में 4 लिमिट्स आती हैं जो आपने समझनी है यहाँ पे। सो क्या क्या लिमिट्स हैं? सबसे पहले है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि किस कोर्ट के पास किस सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन बेसिकली होती है अथॉरिटी, ठीक है, कि किस केस से रिलेटेड किस टाइप के केसेस जो है कोई भी कोर्ट ले सकता है, उसकी एक जुरिस्डिक्शन होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जो स्मॉल कोर्ट्स हैं दे कैन ट्राई सूट्स फॉर मनी ड्यू अंडर द प्रोमिसरी नोट। वो स्मॉल कोर्ट्स कर सकते हैं। तो किस तरीके का किस सब्जेक्ट मैटर का केस जो है कौन सा कोर्ट ले सकता है उसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। देन प्लेस ऑफ सूइंग या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जो नॉर्मल लोगों को भी पता होती है। सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मींस द प्लेस, राइट, कौन से प्लेस ऑफ सूइंग है, कहां पे हम केस कर सकते हैं, जहां पे ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड कौन सा कोर्ट जो है वो हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनता है, दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देन जुरिस्डिक्शन ओवर पर्संस, वैसे तो देखो इन इंडिया हम कहीं पे भी जाके केस कर सकते हैं। सिविल कोर्ट के पास सबकी जुरिस्डिक्शन होती है एक्सेप्ट फॉरेन स्टेट, इट्स रूलर और इट्स रिप्रेजेंटेटिव। इनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट लेनी पड़ती है। एंड लास्टली इट इज पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी मींस मॉनेटरी। मॉनेटरी जुरिस्डिक्शंस भी होती है कि कितने अमाउंट का केस की जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट के पास है, ये भी देखनी पड़ती है, राइट। मूविंग अहेड टू अब फर्दर 3 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जहां पे हम सबसे पहले जाके केस फाइल करते हैं, राइट। तो एनी कोर्ट जहां पे जाके सबसे पहले केस फाइल होता है और डिसाइड होता है वो होती है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब यहां से जिसका केस डिसाइड हुआ दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी, राइट, चाहे वो अग्रीव्ड है चाहे वो अक्यूज्ड है, ठीक है, वो खुश नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है। तो जिस कोर्ट में फर्दर जाके वो अपील करेगा, नॉर्मली जो अपील कोर्ट होता है वो हमेशा सीनियर होता है, यानी कि सुपीरियर होता है, एज इन फ्रॉम द कोर्ट दैट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड द केस। तो वहां जाके हम अपील करते हैं तो उसे हम कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। और क्रिमिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है। स्टे और स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट्स क्या होते हैं? स्टे वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा जब हम केसेस की बात करते हैं। स्टे होता है जब केस को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। और वो कब होता है? देयर आर सर्टेन रीजंस। सो फॉर एग्जांपल देयर आर 2 सूट्स दैट आर इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स, राइट। वन सूट वाज इंस्टीट्यूटेड फर्दर एंड द मैटर इन द issue in the later suit should be directly and substantially in the earlier suit, and such suit shall be between the same parties and each earlier suit is still pending in the same court or in any competent court. So what happens? For example, Mr. A has filed a suit against B, C, D and E, right? And just to take the revenge, just to harass back A, what happens? C, one out of them, C again files a case against A. So this was filed earlier एंड दिस इज अ लेटर केस। जो पहले था उसे हम अर्लियर कहते हैं, बाद में हो गया। तो जो पहले का केस है जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता, क्या उन्होंने बोला जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे केसेस हुए। दूसरी बात, जो मैटर एंड इशू है वो सेम है, शायद जो एलिगेशन ये इधर लगा रहा है ये उसी को काउंटर एलिगेशन करके वापस इसके ऊपर केस कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी सेम है। देखो सेम का मतलब है ये नहीं कि सारी ही होंगी, इवन वन ऑफ देम इज देयर तो भी हम मानेंगे। एंड तो जब तक स्टे लग जाएगा, ये जो दूसरा वाला केस है आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मेरा वो केस पेंडिंग है। इफ आई कुडंट प्रूव इट देयर देन द केस विल प्रोसीड, अदरवाइज द केस विल बी स्टेड, केस को रोक दिया जाएगा। इसीलिए जो केसेस अलग अलग टाइम पे होते हैं, सेम मैटर पे होते हैं, सेम इशू पे होते हैं, सेम पार्टीज के बीच में होते हैं, तो जब तक पहला केस डिसाइड नहीं होता सेकंड केस के ऊपर जो है स्टे लग जाती है। दिस इज व्हाट स्टे ऑफ सूट्स टॉक्स अबाउट, राइट। मूविंग फर्दर टू प्लेस ऑफ सूइंग। प्लेस ऑफ सूइंग होती है टेरिटोरियल, कौन सी जगह पे हम जाके केस करेंगे। सो बेसिकली इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये वहां पे आएगा जहां पे प्रॉपर्टी, जिस जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसी जुरिस्डिक्शन में आप केस कर सकते हो। कौन से एरियाज है? अगर तो रिकवरी करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, चाहे
रेंट के साथ, रेंट के बिना कोई बात नहीं। पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोर क्लोजर ऑफ सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज, जल्दी खत्म करना है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग और टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्चुअली डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। तो इन सारे केसेस में जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही का जो कोर्ट है उसी की जुरिस्डिक्शन बनेगी। फिर बारी आती है रेस जुडिकेटा। तो जो हमने स्टे की बात की थी ना, इसे हम कहते हैं रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस यानी कि जहां स्टे लग जाती है, ठीक है। रेस जुडिकेटा का मतलब है एक बार अगर कोई केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो उसे बार बार लेके आने की जरूरत नहीं है। और ये कोई मैटर ऑफ लीगल सिस्टम के लिए नहीं है, ये एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। पब्लिक पॉलिसी भी कैसे, ये बेस्ड है कि सबसे पहले तो एंड होना चाहिए लिटिगेशन। अगर एक बार केस डिसाइड हो गया है, देखो यहां पे आपको पता चलेगा, पहले ये पढ़ लेते हैं कंडीशंस क्या है। मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड अब यहां पे भी वही चीज है कि दो सूट्स है, ठीक है। जो प्रायर सूट था इट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज क्लेमिंग अंडर इट, द पार्टीज शुड हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल, court which determines the earlier suit must be competent to try the later suit and the same question is, यानी कि वही बातें, सेम वही चीज को दोबारा लेके आया जा रहा है। दोबारा एक सूट, एक बार एक केस डिसाइड हो गया, दोबारा उसी मैटर को उसी पार्टीज को लेके दोबारा आप केस नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट रेस जुडिकेटा स्टेट्स, राइट। तो ये आप क्या सोचते हो कि ये कोई लीगल सिस्टम के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले इसलिए कि लिटिगेशन खत्म करो, बस केस एक बार डिसाइड कर लिया, बार बार सेम चीज के ऊपर आप केस नहीं लेके आ सकते। सेकेंडली, पार्टीज जो है वो बार बार हरास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्डली, टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड। वैसे भी कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं जो कभी डिसाइड नहीं होते, तो उन्हें वेस्ट मत करो। एंड लास्टली, बस कन्वीनियंस का मैटर है, ठीक है, कि भाई हम बार बार लेके नहीं आ सकते। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडाइस, जो मैं स्टे बोल रही हूँ, स्टे ऑफ सूट्स को हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडाइस में जो पहला केस होता है ना, जो अर्लियर केस है, वो येट टू बी डिसाइडेड है या फिर हम इसको बोलेंगे कि पेंडिंग है, ठीक है। स्टे में क्या होता है, पहला केस अभी पेंडिंग है और हम बोलेंगे दूसरे केस को रोक दो जब तक पहला केस डिसाइड नहीं होगा। लेकिन रेस जुडिकेटा ये कहता है कि पहला केस ऑलरेडी डिसाइडेड, जुडिकेटा मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत है, हाँ, पहला केस जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसे बार बार पिक मत करो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकेटा, राइट। उसके बाद बात आती है सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। जो सेट ऑफ होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ है रेसिप्रोकल एक्विटल, ठीक है। ए ने बी को देना है, लेना है पैसा, ना बी ने ए से लेना है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, ठीक है, बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो जितना ज्यादा होता है उसका आप सेट ऑफ कर दो, राइट। इट हैज इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिफ्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम। यानी कि प्लेंटिफ ए है, वो कह रहा है कि बी ने मुझे बी से मैंने 50,000 लेने हैं, बी कह रहा है कि ए से मैंने 30,000 लेने हैं, तो क्लेम कितना बचा, ए के पास कहते हैं चलो 20,000 लो और 30,000, तो रफा दफा हो गया, सेट ऑफ हो गया। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ क्या था, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ ये कि क्रॉस सूट बन जाता है ना, क्रॉस सूट टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल क्लेम एंड सेट ऑफ। तो कोर्ट को थोड़ा सा आसानी हो जाती है। काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम है अ डिफेंडेंट इन सूट इन एडिशन टू राइट ऑफ प्लीडिंग ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ वो, हाँ, सेट ऑफ एक चीज है, वो काउंटर क्लेम भी कर सकता है, ठीक है। एक तो सेट ऑफ तो ये हो गया ना कि हाँ भाई सीधा सीधा आपने वो कर दिया, वो बाद में और क्लेम कर सकता है अलग से कि मुझे ये चीज दो, ठीक है, मैं इसे दे रहा हूं तो मैं इस चीज को क्लेम करता हूं, जिसे हम कहते हैं काउंटर क्लेम। इक्विटेबल सेट ऑफ होता है द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू क्लेम सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अनएसरटेन्ड सम ऑफ मनी। अब ऊपर तो हमने बता दिया, सेट ऑफ मैंने बता दिया भाई 50,000 उससे ड्यू था, 30,000 उससे ड्यू था, तो 20,000 बची। अब इसमें क्या है पता ही नहीं, अनएसरटेन्ड सम ऑफ मनी है वेयर क्लेम अराइजेस और ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी डिटरमाइंड व्हेन देयर इज नॉलेज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, पता है उन्हें, राइट। तो उस केस में द सूट्स, ये क्रॉस डिमांड से ज्यादातर केसेस जो है ये सूट्स अराइज करते हैं, तो इक्विटेबल सेट ऑफ भी हो सकता है, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब कोर्ट क्या कर सकती है, एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑन सच टर्म्स, मेक एन ऑर्डर, वो डिटेन कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है प्रॉपर्टी को फॉर ऑल ऑफ द पर्पसेस, ऑथराइज एनी पर्सन की। अब देखो प्रॉपर्टी का मतलब डिटेन करना, वो जाके वहां पे चेक करने के लिए भी कह सकती है। एंड फॉर ऑल एनी अदर मैटर दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर सैंपल्स। तो जब केस कोर्ट में चला जाता है ना, तो कोर्ट के पास टेक्निकली बहुत सारी पावर्स होती है, राइट। तो कोर्ट जो है वो डिटेन कर सकती है प्रॉपर्टी को, प्रिजर्व कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, इवन किसी को भेज सकती है कि वो लैंड पे जाके चेकअप करे, सैंपल्स लेके आए, ये सारी चीजें अलाउड होती है। एप्लीकेशन for such order
to be after notice is that an application by the plaintiff, right, for an order under rule 6 or rule 7 may be under any time after institution. After एक बार केस स्टार्ट हो गया वो कभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है प्लेंटिफ. एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर अपीयरेंस. एक बार डिफेंडेंट अपीयर हो गया उसके बाद वो कभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो किसी भी केस के लिए, सूट का मतलब होता है केस, किसी भी सूट के लिए 4 चीजें चाहिए. सबसे पहले अपोजिंग पार्टीज, ठीक है, अपोजिंग लड़ाई तो 2 पार्टीज में ही होंगी. कॉज ऑफ एक्शन, कोई रीजन होना चाहिए. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, क्यों इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, एंड रिलीफ क्लेम्ड. इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या है? सबसे पहले क्या होता है? प्लेंट. प्लेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट, राइट. प्लेंट बेसिकली जिसे हम क्रिमिनल एक्ट में कंप्लेंट कहते हैं उसे सिविल एक्ट में प्लेंट कहते हैं, जो कि एप्लीकेशन होती है जो कि प्लेंटिफ लेके जाता है. तो प्लेंट हमेशा याद रखना है, दैट्स एन एप्लीकेशन, यानी कि वो लेके जाना कि भाई ये हमें प्रॉब्लम्स है, ये हमारे साथ हुआ है, ठीक है. सबसे पहले वो होगा. जैसे ही कोर्ट प्लेंट रिसीव करेगा, कोर्ट डिफेंडेंट को समन भेजेगा कि आज भी तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है. फिर समन रिसीव होने के 30 डेज में जो रिस्पॉन्डेंट है, जो डिफेंडेंट है, वो रिटन स्टेटमेंट देगा सेट ऑफ की, काउंटर क्लेम्स की, जो भी है वो 30 डेज में देगा. अगर वो 30 डेज में नहीं दे सकता देन फर्दर 120 डेज ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट वो कोर्ट डिसाइड करती है. फिर दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा. अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होंगी, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, सब चीजें. इश्यूज फ्रेम होंगे कि भाई दोनों में मेन प्रॉब्लम है क्या. हियरिंग्स होंगी, दोनों पार्टीज को अगेंस्ट सुना जाएगा और फिर एंड में होगा जजमेंट. जितना छोटा दिखता है वैसे होता नहीं है, बट स्टिल. देन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंस. अब क्या दोनों पार्टीज आती है नहीं आती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो छोटी छोटी चीजें आपने याद रखना है. अगर तो प्लेंटिफ ही नहीं आता, ठीक है, मतलब जिसने प्लेंट किया, जिसने एप्लीकेशन लगाई, तो केस डिसमिस है, ठीक है. अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर उसको बुलाया जाएगा. अगर नहीं आएगा तो केस हो जाता है एक्स पार्टी, ठीक है. एक्स पार्टी क्या होता है? फिर जो केस है वो जो हमारी प्लेंटिफ है उसके फेवर में डिसाइड किया जाता है. तो अगर एक्स पार्टी का ऑर्डर पास हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. एक्स पार्टी का ऑर्डर पास होते ही डिफेंडेंट के पास 4 रेमेडीज होती हैं जो वो एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट फाइल कर सकता है. पहली बात तो वो सिंपली अपील कर दे अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिक्री की कैसे फाइल कर दी, ठीक है. वो बड़ी सिंपल सी चीज होती है. वो आगे कहते हैं भाई हमें तो समन नहीं मिले, हमें पता नहीं चला, जबकि ऑफ कोर्स दीस थिंग्स हैपन इन कोर्ट्स, राइट. तो पहली चीज है कि वो अपील कर दे. दूसरी चीज है एप्लीकेशन फाइल कर दे, जज को बोल दे कि प्लीज रिव्यू कर लो जजमेंट. तीसरी बात है ही में अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड, सेट असाइड के लिए बोल दे, या फिर अलग ही केस कर ले. अगर ज्यादा ही हो रहा है तो फिर अलग केस कर ले. तो ये 4 चीजें हैं जो एक्स पार्टी डिक्री के लिए करी जा सकती है, जो डिफेंडेंट करता है अगर एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाए. देन डिस्कवरी एंड इंटेरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो डिस्कवरी बहुत जरूरी. डिस्कवरी होता है फैक्ट्स फाइंड करना, डॉक्यूमेंट्स फाइंड करना, क्योंकि जब किसी जजमेंट के ऊपर कुछ डिसीजन होता है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से लिया जाता है कि वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो. तो डिस्कवरी का ऑब्जेक्ट क्या है? एसरटेन द नेचर ऑफ केस, ठीक है, केस का एक्चुअली नेचर क्या है. ऑब्टेन द एडमिशंस ऑफ द एडवर्स, अगर खुद ही बोल दें तो बहुत अच्छा. नैरो द पॉइंट्स ऑफ इशू. अब कंप्लेंट्स हो गई, डिफेंस में लोगों ने इतनी इतनी चीजें लिखी होती है, लेकिन वो इतनी सारी चीजें डिसीजन लेने के लिए काफी नहीं है, राइट. डिसीजन के लिए 1-2 चीजें चाहिए, वो मेन है. Avoid expense and effort in proving admitted facts, right. तो of course बार-बार उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, right. So discovery by interrogations. इंटेरोगेशन से भी डिस्कवरी हो सकती है, लेकिन इंटेरोगेशन कहां पे अलाउड नहीं है? अगर आप कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कर रहे हो which relates exclusively to the evidence, नहीं कर सकते. टू इंटेरोगेट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, जो एडवर्सरी इन काउंसिल के बीच में, आप नहीं पूछ सकते काउंसिल ने आपको क्या बोला, आपने क्या बताया, नहीं. टू ऑब्टेन डिस्क्लोजर्स इंजूरियस टू पब्लिक इंटरेस्ट. तो ये 3 चीजें हुई. देन डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट से भी देखो, अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट से ही पता चल जाती है ना तो कोर्ट का बहुत सारा टाइम बच जाता है. तो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं उनमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कोर्ट क्या कह रहा है, राइट. सो सॉरी, द पर्सन क्या कह रहा है. पार्टी में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट. हाँ, बहुत सारी जगहों पे पार्टी रिफ्यूज कर सकती है where it discloses the party's evidence, where it enjoys a legal professional privilege, where it is injurious to public interest and denial of possession. Simply बोलते मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है. तो बहुत जगह पे पार्टी जो है वो रिफ्यूज भी कर देती है. ये वो रीजन है जहां पार्टी रिफ्यूज कर सकती है. एडमिशन मतलब वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई मुझसे हो, चाहे वो गलती से करे, चाहे वो जल्दबाजी में करे, दैट इज नॉट अ पॉइंट, लेकिन एडमिशन इज एडमिशन. इश्यूज फ्रेम करने बहुत जरूरी है. देखो क्या होता है कि बहुत सारी आलतू फालतू की बातें भी लिखी होती हैं एप्लीकेशंस में, प्लेन्स में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जजमेंट ऐसा हो, रैशनल हो, और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर तो इश्यूज फ्रेम करो. इश्यूज कैसे फ्रेम किए जाते हैं, किस बेसिस पे किए जाते हैं?
एलिगेशंस, जो एलिगेशंस प्लेंट में लगे और रिटन स्टेटमेंट में लगे दोनों देखे जाते हैं। एलिगेशंस मेड बाय पार्टीज प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ या प्लीडर्स, यानी कि जब वो आते हैं अपनी बात कहने के लिए हियरिंग्स के टाइम पे तो क्या क्या एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। एलिगेशंस एंड आंसर टू इंटेरोगेटरीज, जब क्रॉस होता है इंटेरोगेशंस होती है तब उन्होंने क्या आंसर दिया। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो एविडेंसेस आए एप्लीकेशंस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स आए उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। Statements made by parties or their representatives when examined and from examination of a witness or any documents, इन सारी चीजों के बेसिस पे इश्यूज जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। फर्दर आता है अपील। अब राइट टू अपील जो है इट इज नॉट अ नेचुरल इनहेरेंट राइट, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय स्टैट्यूट मिलता है। चार तरीके की अपील होती है। सो टॉकिंग अबाउट अपील्स, अपील्स कैसे होती हैं? अपील्स 4 टाइप्स ऑफ अपील्स हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल डिग्री से होती है, जो भी ओरिजिनल डिग्री है उससे होती है, देन सेकंड अपील, देन अपील फ्रॉम ऑर्डर्स एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, देन कमिंग टू रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन। सो रेफरेंस होता है जो हाई कोर्ट को रेफर किए जाते हैं। सो एट एनी टाइम बिफोर अ जजमेंट अ कोर्ट इन विच सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, मतलब जजमेंट देने से पहले वो ओपिनियन के लिए, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं केस, उसे हम कहते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रिव्यू होता है, रिव्यू में क्या होता है, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, यानी कि जजमेंट आई, जजमेंट से उसे लगा कि मुझे, मैं अग्रीव्ड हो गया जजमेंट से या ऑर्डर से, तो वो रिव्यू ऑफ जजमेंट की के लिए जा सकते हैं। राइट नाउ नेमली, नाउ बेसिकली द कोर्ट विच हैज पास्ड द डिग्री ऑन द ग्राउंड्स नेमली डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट ऑफ न्यू एंड important matter on account of some mistake for other sufficient reason, the court may make such order as it thinks. So what are they saying? The review provides that any person अगर वो aggrieved है तो वो review के लिए जा सकता है। And revision means change करना, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी orders हैं, बहुत सारे ऐसे cases हैं जिनमें review या revision या set aside का allowance नहीं होता, definitely that you study in LLB, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब I would say कि basic पता होना चाहिए। रिविजन में क्या होता है ना, हाई कोर्ट रिकॉर्ड कॉल कर सकता है विच हैज बीन डिसाइड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई केस डिसाइड किया तो हाई कोर्ट बुलवा सकता है अगर उन्हें लगता है दैट टू हैव एक्सरसाइज्ड जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टर्न, उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी जो उन्होंने एक्सरसाइज की, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। उसके बाद अगर कॉर्पोरेशन की बात करें, बिल्कुल केस हो सकता है, तो उस केस में समन किसे जाता है, ऑन द सेक्रेटरी, या तो सेक्रेटरी या प्रिंसिपल ऑफिसर को, या बाय पोस्ट आप भेज सकते हो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर बारी आती है समरी प्रोसीजर की। समरी प्रोसीजर होता है क्विकली अगर आप केस रिजॉल्व कराना चाहते हो तो समरी प्रोसीजर होता है। नाउ डेफिनेटली दिस से इट अराइजेस ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ऑन एन इनैक्टमेंट वेयर द सम सॉट टू बी रिकवर्ड इज अ फिक्स सम और अदर दैन अ पेनल्टी, डेफिनेटली ऑन अ गारंटी। तो ये वो कुछ दे रखे हैं जहां जहां पे समरी प्रोसीजर हो सकता है। द रूल्स फॉर समरी प्रोसीजर्स वो एप्लीकेबल है हाई कोर्ट पे, सिटी सिविल कोर्ट्स पे एंड स्मॉल कोर्ट्स पे, अदर कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स तो कैसे स्टार्ट होते हैं? ऑफ कोर्स बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट कंटेनिंग द सिचुएशन, अ स्पेसिफिक अवर्मेंट, नो रिलीफ व्हिच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट एंड द इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली। तो उसमें लिखा होना चाहिए, अगेन होता तो प्लेंट से ही है कि किस तरीके से अपने केस जो है वो इंस्टीट्यूट करना है, स्टार्ट करना है। एंड सेकेंडली सूट्स इन विच प्लेंटिफ ओनली हैव टू रिकवर अ डेट और लिक्विडेट डिमांड, तो ये मनी रिकवर करने के जो केसेस होते हैं ना उसमें भी समरी प्रोसीजर बेस्ट रहता है, अराइजिंग आउट ऑफ ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ऑन एनैक्टमेंट, ऑन अ गारंटी। लीव टू डिफेंड, लीव यहाँ पे लीव का मतलब होता है, कंपनी लॉ में लीव का मतलब डिफरेंट होता है, यहाँ होता है परमिशन। तो जो डिफेंडेंट है इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस विद इन 10 days में, अगर वो आ जाएगा तो ठीक है। एंड लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड वेयर द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द फैक्ट्स डिस्क्लोज डू नॉट इंडिकेट दैट ही हैज सब्सटैंशियल, मतलब वो जो बातें कर रहा है डिफेंस, जब वही होता है ना, जब डिफेंस अपना मुंह खोलती है तो पता चलता है कि उनके पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं या नहीं, और अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ सॉलिड नहीं है then they will not allow them to speak. And secondly, the part of the amount claimed by the plaintiff is due from him and deposited, अगर आप पार्ट जो है यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी तरफ से आपने नहीं जो कि है पूरी पेमेंट की, आपकी तरफ से डेट पेंडिंग है, तो उस केस में भी। देन कम्स समरी जजमेंट। समरी जजमेंट अगेन उसी केस की जजमेंट को हम समरी जजमेंट कहते हैं, समरी प्रोसीजर को। एंड दिस वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स जो कि आई थी बाय द कमर्शियल कोड्स 20, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, द डिस्प्यूट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज कमर्शियल डिस्प्यूट्स अंडर द एक्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ कमर्शियल कोर्ट विदाउट अ फुल फ्लेजेड ट्रायल्स। तो सीपीसी में कमर्शियल
कोर्ट्स के केस में अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट आता है तो वो समरी प्रोसीजर के अंडर हो सकता है. नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. यही टॉपिक आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा, तो उसके सेक्शंस आपने जरूर याद रखने हैं. सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट. इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट क्या चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है जस्टिस प्रोवाइड करना. तो जस्टिस प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो जो है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पे भी कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं दे रखी तो अपने एंड से डिसीजंस ले सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट. बिकॉज कोर्ट को जो भी है, कोर्ट को ये प्रूव करना है कि हाँ भाई, लाइक दे हैव टू गिव जस्टिस टू द पर्सन, तो इसलिए इनके पास इनहेरेंट पावर्स है. तो इनहेरेंट पावर्स में क्या है, इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना है. ये सेम बातें हम वहां पे देखते हैं. एज इन इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोविजन, इट डज नॉट क्रिएट और कॉन्फर्स एनी पावर. नहीं, ये कोई पावर नहीं दे रहा, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं दे रहा. ये कह रहा है कि बाई चांस अगर कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, कोर्ट को फिर भी जस्टिस देना ही देना है. सेकेंडली, एज द प्रोविजंस ऑफ द कोड आर नॉट एग्जॉस्टिव, सेक्शन 151 रिकॉग्नाइज एंड कंफर्म्स दैट सिंपली, मतलब क्लियरली बताया उन्होंने कि कोड में अगर कहीं पे नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, तब ये पावर एक्सरसाइज करनी है. अदरवाइज कोर्ट के पास कोई पावर नहीं, वो अपने मन से इस पावर को एक्सरसाइज करे, बिल्कुल नहीं. इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर. ये कोर्ट को दी जाती है कि भाई कोई भी पर्सन अग्रीव्ड ना रह जाए. वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर में डबली कॉशियस रहना है. कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि कोर्ट को कोई एडिशनल पावर दे दी, जज को कोई एडिशनल पावर दे दी, अपने मन से डिसीजन ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं. एंड इट इज विल बी यूज एज अ सर्कमवेंशन केयर. बहुत ही ध्यान से इसे यूज करना है. मूविंग अहेड टू चैप्टर नंबर 9 विच इज आईपीसी. तो आईपीसी में सबसे पहले हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं. इसमें 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. पहली बात है पर्सन. पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ. ऑफेंस. ऑफेंस इंडिया में तो है ही, कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो आईपीसी में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी कवर होता है. थर्ड, लाइबिलिटी, जो कि ऑफेंस है. अब सेक्शन 4 में 4 चीजें आती हैं आईपीसी से रिलेटेड. सबसे पहले एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. बिल्कुल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लगता है. सिटीजन आउटसाइड इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया में जाके क्राइम करता है तो डेफिनेटली ही कैन बी चार्ज अंडर आईपीसी. दूसरे हैं पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स. तो कोई भी पर्सन जो शिप या एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है उस पर क्राइम करता है, दैट पर्सन विल बी चार्ज अंडर आईपीसी. एंड थर्ड है टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्स इन इंडिया. अब ये एक नई चीज शुरू हो गई है कि कंप्यूटर सोर्स कहीं और है लेकिन कंप्यूटर बाहर है, लेकिन वो आईपी एड्रेस इंडिया में, इंडिया किसी कंप्यूटर का यूज कर रहा है, तो वो पर्सन भी चार्जेबल होगा अंडर आईपीसी. तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है. व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? देयर आर 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स. सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, कोई होना चाहिए जो क्राइम करे. सेकेंडली मेंस रिया, गिल्टी माइंड होना चाहिए. थर्ड एक्टस रियस, यानी कि एक्चुअली में वो एक्ट होना चाहिए. सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो एक्चुअली में वो क्राइम करता है. मेंस रिया है गिल्टी माइंड. देखो गिल्टी माइंड, क्राइम जो है वो हमेशा गिल्टी माइंड के साथ एसोसिएटेड होता है कि गिल्टी माइंड के बिना क्राइम नहीं होता. फर्दर मेंस रिया 3 तरीके का होता है. फर्स्ट इज इंटेंशन. इंटेंशन मीन्स यू नो दैट यू आर गोइंग टू कमिट द क्राइम एंड यू आर डूइंग इट विद फुल इंटेंशन, फुल पर्पस. पूरा पता है आपको, इंटेंशनली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं पर्पसफुली कर रहे हो. सेकंड इज नेग्लिजेंस. अब जहां पे इंटेंशन गलत है वहां नेग्लिजेंस भी गलत है. नेग्लिजेंस मीन्स यू नो कि अगर मैं इसे निग्लेक्ट करूंगा तो इट कुड राइज टू सम प्रॉब्लम, तो नेग्लिजेंस भी मेंसरिया होती है. एंड थर्ड इज रेकलेसनेस, जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में कहते हैं केयरलेसनेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज लाइक रनिंग द कार लाइक ही इज डूइंग रैश ड्राइविंग, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए. अब उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मैं एक्सीडेंट करूंगा, लेकिन उसकी रेकलेसनेस थी. ही शुड हैव नोन कि अगर वो स्पीडिंग करेगा, रैश ड्राइविंग करेगा, तो दैट कुड लीड टू एक्सीडेंट. तो ये तीनों चीजें मेंसरिया होती है, इंटेंशन भी, नेग्लिजेंस भी एंड रेकलेसनेस भी. बट बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां हम क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया कंसिडर नहीं करते. जैसे कि फर्स्ट, वेयर अ स्टैट्यूट इम्पोजेस अ लायबिलिटी, ठीक है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड इज इररिलेवेंट, ठीक है. तो नो, ये जो नॉर्मल व्यू है ना, नो मेंस्ट्रिया नो क्राइम, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सेवरल लॉज इन इंडिया एंड अब्रॉड जो है वो इस तरीके से लगाए गए जहाँ पे यू नो सेफ्टी के लिए है, लाइबिलिटी के लिए, तो वहाँ मेंस्ट्रिया नहीं देखते. सेकेंडली, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस्ट्रिया, पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स, बहुत छोटे छोटे फाइन्स है, तो उसमें ये देखने नहीं बैठेंगे कि जानबूझ के किया है, कैसे, छोड़ो से. थर्ड, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कोई भी लाइबिलिटी अगर इम्पोज की जा रही है पब्लिक सेफ्टी के लिए, वहाँ मेंस्ट्रिया नहीं देखेंगे. एंड फोर्थ, वेयर अ पर्सन वायोलेट्स अ लॉ विदाउट द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, वो भी सी, ये चीज बहुत जरूरी है. द फैक्ट दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ एंड ही कमिटेड, दैट डज नॉट मीन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है. आप आगे बोलो अरे मुझे तो पता ही नहीं था, नो, दैट इज नॉट दैट. तो ये 4 एक्सेप्शंस ऑफ मेंसरिया है. पहली बात, जहां इम्पोज स्टैच्यूट ही लाइबिलिटी इम्पोज करती है. सेकेंडली, बहुत ही पेटी फाइन है. थर्डली,
पब्लिक सेफ्टी के लिए, एंड फोर्थली अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है और आप क्राइम करते हो तो दैट डजंट मीन, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। थर्ड इज एक्ट इज रियल। देखो अल्टीमेटली क्राइम तो तभी होगा ना जब एक्चुअली में होगा, तो उस एक्ट को करना, उस एक्शन को करना होता है एक्ट इज रियल। स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं। सबसे पहले इंटेंशन, सबसे पहले यहाँ पे क्राइम सेट होता है कि भाई इंटेंशन बना, देन प्रेपरेशन, उसकी तैयारी होती है, ठीक है, सामान वामान लेके आना, वेपन इकट्ठे करना, फिर अटेम्प्ट, कोशिश करना, ठीक है। अटेम्प्ट इज वन थिंग, अब वो कोशिश सक्सेसफुल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो फिर होता है कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट। लेकिन सीआरपीसी या आईपीसी में अटेम्प्ट की भी सजा दी जाती है। कई केसेस में अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट करते हो तो उसकी भी पनिशमेंट होती है। और पनिशमेंट्स फर्दर 5 टाइप की होती है। फर्स्ट इज डेथ। डेथ जो है इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है। बहुत ही कम केसेस में डेथ सेंटेंसेस होते हैं। अगर बहुत ही हीनियस क्राइम हो, ऐसा क्राइम, तब डेथ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। सेकंड इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरी जिंदगी के लिए जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, टिल द लास्ट ब्रेथ, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देन इज इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अब 2 तरीके होती है। एक तो नॉर्मल, जैसे हम पढ़े 2 साल की, 3 साल की, वो सारी नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट्स में आती है। और दूसरी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं। तो ये इम्प्रिजनमेंट में आ गई। फोर्थ इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कभी कभी जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग जाते हैं या मतलब देयर आर सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज फाइन, जो कि पेनल्टी है, जो कि मॉनेटरी फाइन है। देन कमिंग टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी होता है प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ठीक है, क्राइम करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, when 2 or more persons they agree to do an illegal act or act which is not illegal but the means are illegal, उस टाइम पे हम इसे कहते हैं दिस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड द इंग्रेडिएंट्स आर, अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट मस्ट रिलेट टू इलीगल एक्ट, और इफ नॉट इलीगल देन द मीन्स आर इलीगल। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है वेयर whoever is a party to criminal conspiracy to commit an offense with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment 2 years or upwards. In that case, the punishment be punished in the same manner if he has abetted such offense. बिल्कुल वैसे ही पनिश किया जाएगा कि इसने जो ऑफेंस करने में मदद की है उसकी पनिशमेंट होती है। अगर जो क्राइम उसने किया है वो पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 2 साल से ज्यादा है वो। अगर अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट पनिशेबल इसके अलावा है, देन पनिशमेंट जो है नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और विद बोथ। 403 जो है वो डील करता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहली बात है, मिस अप्रोप्रिएशन होता है बेच देना, छुपा देना इधर उधर, या किसी और की प्रॉपर्टी अपनी बताना, वो। सेकेंडली कन्वर्जन, उसे कन्वर्ट कर लिया, उसे बेच के कुछ और ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद ली, एक ज्वेलरी, किसी की ज्वेलरी रखी, ज्वेलरी बेच के और ज्वेलरी खरीद ली, लाइक दैट। थर्ड, पनिशमेंट जो होती है, यहाँ पे पनिशमेंट जरूर देखनी है, पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, 2 years और फाइन और बोथ। तो ये चीज का ध्यान रखो। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नोइंगली इट इन द पोजेशन ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। यानी कि जब वो पर्सन मरने वाला था ना, जब वो डेथ बेड पे था, तो उस टाइम पे वो उसकी प्रॉपर्टी थी। बाद में उसको क्या किया, उसे रख लिया, उसे कन्वर्ट करा लिया, एंड दैट पर्सन इज नॉट इन लीगल पोजेशन। सी, अगर तो वो प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर को गई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गई, तो थोड़ी उसे जेल में डाल देना है। बट कोई ऐसा पर्सन जिसके पास उसकी लीगल पोजेशन नहीं थी, तो पनिशमेंट है 3 years एंड ही शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन 3 years एंड फाइन। अब यहाँ पे एक बड़ा मजेदार क्लॉज आता है। अब क्या होता है, हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि लाइक वो जो ओल्ड एज लोग होते थे, उनके पास वो क्लर्क्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ये तो बाहर के लोग चलो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर घर का ही बंदा, घर का बंदा नहीं कह सकते, मतलब ट्रस्ट वर्दी पर्सन, कोई क्लर्क या सर्वेंट ऐसा करता है, तो यहाँ पे पनिशमेंट बढ़ के 7 years एंड फाइन हो जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान देना है। कभी कभी वो चेंज करके भी पूछ लेते हैं, राइट। इस चीज का आपने ध्यान देना है कि इस केस में क्या है कि मिस अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और ये मूवेबल इमूवेबल दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। जस्ट डिजीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी, कि जब वो मरने वाला था तब वो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी प्रॉपर्टी लेके कन्वर्ट कर दी, जबकि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है, तो पनिशमेंट है 3 years एंड फाइन, 3 years एंड फाइन। लेकिन अगर ये सब कुछ करने वाला एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, क्लर्क या सर्वेंट है, तो डेफिनेटली पनिशमेंट बढ़ जाती है, विच इज 7 years एंड फाइन, बिकॉज डेफिनेटली वो एक ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर भरोसा किया गया था, राइट, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। देन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है किसी को धोखा देना, ब्रीच का मतलब ही होता है धोखा देना। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है किसी की प्रॉपर्टी को रख लेना, डिसऑनेस्टली यूज कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। लेकिन इस इसके अंडर पनिशमेंट देने से पहले क्या चीजें आपने कंसिडर करनी है, इसकी कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि अक्यूज मस्ट बी इंटरेस्टेड। सबसे पहले तो उसके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीच तब होता है जब हम किसी पे भरोसा करते हैं,
तो वो प्रॉपर्टी हमने किसी के भरोसे पे छोड़ी हुई है। सबसे पहले ये चीज है। दूसरी बात, द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी। अब उसे इंटरेस्ट किया तो वो यूज भी कर रहा है। अक्यूज्ड मस्ट डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी और willfully suffer any other person in violation of any direction of law or any legal contract। तो बेसिकली एंट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, वो पर्सन उसे यूज करे और फिर डिसऑनेस्टली उसे फर्दर फॉल आउट कर ले। तो ये 4 रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी। सबसे पहले, पर्सन हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन दैट पर्सन। ठीक है, ब्रीच तो वही होता है जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, धोखा तो वही होता है। सबसे पहले हमें पूरा भरोसा है कि ये पर्सन हमारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस है, ऐसा रिलेशनशिप है कि वो कहता है कि ठीक है। सेकेंडली, द अक्यूज मस्ट बी इन अ पोजिशन कि वो उसे मिस यूज कर सके, उसके पास ऐसी पावर्स है, उसके पास ऐसी एक्सेसेस है कि वो उसे मिस यूज कर सके। प्रॉपर्टी में अब उसमें दोनों चीजें आती हैं, मूवेबल भी, इमूवेबल भी। एंड जो अक्यूज है वो डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है या अनऑथराइज तरीके से यूज कर लेता है, वो कुछ भी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कि वो मतलब इस सेक्शन के अंडर लाइबल हो जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर पनिशमेंट क्या है इसकी? द पनिशमेंट इज 3 years ऑफ फाइन और बोथ। तो ये सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा पनिशमेंट से ही डील करता है। देन क्रिमिनल ब्रीच बाय कैरियर। कैरियर होता है जैसे वॉर फिंगर हो गया, वेयर हाउस कीपर हो गया, जिसके पास हमारा सामान है। ठीक है, तो वो अगर दिस क्रिमिनल ब्रीच करता है तो पनिशमेंट है 7 years एंड ऑल्सो फाइन। 7 years एंड फाइन, 3 years और फाइन। तो और एंड का भी प्लीज ध्यान रखना, और बोथ। ठीक है, एंड का ये चीजों का ध्यान रख। क्लर्क एंड सर्वेंट का सेम है, 7 years एंड फाइन, जो मैंने अभी बताया था। अब इसी चक्कर में अगर हम आगे चले, बाय पब्लिक सर्वेंट बाय बैंकर। अभी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो पब्लिक सर्वेंट हो गए, वो बैंकर, मर्चेंट बैंकर हो गए। इनके केस में जो पनिशमेंट है वो है 10 years एंड फाइन। ये चीजें देखने वाली है, 10 years एंड फाइन। देखो, इन पे तो हम ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, यही हमें धोखा देंगे फिर देश का क्या होगा, राइट। देन चीटिंग। चीटिंग के अंडर जो सेक्शंस फॉल करते हैं, चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले, अ पर्सन डिसीव्स अदर पर्सन, किसी दूसरे को धोखा दिया। जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट होना चाहिए। इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, जबरदस्ती किसी से कोई चीज करवाई है। कंसेंट फॉर अटेनमेंट, जबरदस्ती कंसेंट ले ली। इंड्यूस्ड ओमिशन और कमीशन भी हो सकता है। एक्चुअल हार्म होना चाहिए। एंड देन हम कहते हैं कि इस पर्सन ने एक्चुअली में चीट किया है। चीटिंग बाय पर्सनेशन सबसे खराब मानी जाती है। पर्सनेशन होता है कि किसी को फोन करके बोलना कि मैं तो कोई और बोल रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली किसी को वो करना, कॉपी करना है, किसी को ऐसे दिखाना कि मैं तो कोई और हूँ। दैट इज कॉल्ड पर्सोनेशन। इसे सबसे ज्यादा गलत माना जाता है। पनिशमेंट, अगर हम नॉर्मल चीटिंग की बात करें तो नॉर्मल चीटिंग में जो पनिशमेंट है दैट इज 1 year और फाइन और विद बोथ। एंड दिस इज चीटिंग विद नॉलेज दैट wrongful लॉस में एनस्यू। ऑफ कोर्स चीटिंग विद नॉलेज है तो डेफिनेटली इट इज मोर हार्मफुल। और अगर हम इम्पर्सोनेशन, तो इसीलिए अगर चीट विद नॉलेज है तो उस केस में 3 years एंड फाइन हो सकता है। ये दोनों चीजें देखनी। नॉर्मल केस में चीटिंग है 1 year और फाइन और बोथ, लेकिन अगर पूरी नॉलेज से हो रहा है, पूरा अच्छे तरीके से पता है, तो 3 years और फाइन और बोथ। और चीटिंग बाय पर्सोनेशन है 3 years ऑफ फाइन और बोथ। तो इस केस में ना, ये सारे टॉपिक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि पनिशमेंट कितनी कितनी है। देन कम्स डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। मतलब इस तरीके से उसे बेच देना, उसे छुपा देना कि मुझे क्रेडिटर्स को ना देना पड़े। तो उस केस में पनिशमेंट है 2 years ऑफ फाइन। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को इंटेंशनली बेच देना, रिमूव कर देना, छुपा लेना, कि क्योंकि पता है कि अब क्रेडिटर्स को देनी पड़ेगी, तो उनसे बचाने के लिए। इसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अक्यूज जो है वो रिमूव कर रहा है और डिलीवर द प्रॉपर्टी दैट ही हैड डिलीवर्ड। सच ट्रांसफर वाज विदाउट एडिक्वेट, इवन पूरे पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद ही छुपा रहा है उसको। थर्ड इज, उसका जो इंटेंट है वो गलत है। उसका जो इंटेंट है, उसकी जो सोच है ना, इंटेंशन है वो ऐसे है कि मैं इनसे छुपा लेता हूँ, ऐसे दिखाऊंगा अरे मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, छुपा लेता हूँ ताकि मुझे इनमें डिस्ट्रीब्यूट ना करनी पड़े और मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास ही रह जाए। एंड लास्टली, ही एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। मूविंग फर्दर, अगर ऐसा है प्रिवेंटिंग डेट, तो पनिशमेंट है 2 years और विद फाइन और विद बोथ। ये जो डिफ्रॉडिंग ऑफ क्रेडिटर्स वाली बात आती है ना, बाय मास्किंग प्रॉपर्टी, तो इट वाज हेल्ड, इवन डेट जो है वो आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी आप देखोगे तो डेट वर्ड डिफाइंड नहीं है। तो एसेंशियल क्या है? एसरटेन। डेट हमेशा एसरटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पैसे
हमने ड्यू थे, ऐसा नहीं होता। जब कोई लोन देता है वो एक एसर्टेन्ड अमाउंट होती है। सेकेंडली एब्सोल्यूट लायबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंडीशन लगा दो ऐसा करोगे तो मैं वापस लूंगा, ऐसा नहीं होता। इट्स एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वापस तो करना ही करना है। एंड थर्डली एन ऑब्लिगेशन विच इज ऑलरेडी अक्रूड एंड इज सबसिस्टिंग। ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप कोई लोन लेते हो कभी, वो आपकी रजिस्ट्री ले सकते हैं, वो आपके पेपर्स ले सकते हैं, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मूविंग अहेड टू डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आप डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट कर रहे हो जिसमें कंसिडरेशन की झूठी स्टेटमेंट है, उस केस में जो पनिशमेंट है 2 years ऑफ फाइन है। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स आप देखोगे, वैसे इसका पीडीएफ, हाँ ये बोलना मैं भूल गई, वैसे आपको पता होगा पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी। लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना, यहाँ पे आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो, सेक्शन नंबर क्या है, क्या बात हो रही है और पनिशमेंट क्या, दैट इज इट। अगर आप बाकी की चीजें नहीं भी पढ़ोगे इट्स फाइन, राइट। क्विक रिविजन में ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो, राइट। मूविंग अहेड टू रिमूवल और फॉर फ्रॉडुलेंट रिमूवल या कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में पॉइंट है 2 years और फाइन और विद बोथ। इस केस में क्या है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अक्यूज ने रिमूव की है प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी जो है डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली रिमूव या कंसील की गई है, या फिर कोई डिमांड या क्लेम है, अक्यूज रिलीज द क्लेम और वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली क्लेम रिलीज हुआ है, राइट। मूविंग हेड टू फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स को यूज कर लेना, ठीक है, किसी की पर्सनल डिटेल्स को यूज कर लेना, उसे यूज करके कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएट कर देना, उसे हम कहते हैं फॉर्जरी, एंड इट्स वेरी सीरियस। इसकी पनिशमेंट होती है 2 years ऑफ फाइन और बोथ। डिफेमेशन, किसी की इंसल्ट कर देना, किसी की रेपुटेशन खराब कर देना। लेकिन डिफेमेशन ऐसा नहीं होता किसी ने कुछ भी बोल दिया डिफेमेशन हो गया, नहीं नहीं। डिफेमेशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैं क्विकली बताऊंगी। सबसे पहले इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड। अगर कोई पब्लिक गुड के रिलेट कोई ट्रूथ है, आप बोल सकते हो, देयर इज नो डिफेमेशन। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो लोग पब्लिक को सर्व करने के लिए बने, हम बोल सकते हैं कि अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, वो भी हो सकता है। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, क्या प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट है, पब्लिश हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट एंड कंडक्ट ऑफ विटनेसेस। देखो कोर्ट पे जाके आप कुछ भी बोल सकते हो, एक चीज हमेशा याद रखो, डिफेमेशन का मतलब क्या है, डिफेमेशन क्या होती है, बाहर अरे हमें कुछ बोल दिया, हमें कुछ बोल दिया, लेकिन कोर्ट में जाके वो चीजें एलिगेशन बन जाती है, कोर्ट में जाके आप एलिज कर रहे हो कि ये पर्सन ने मेरे साथ ये किया, तो दैट इज नॉट डिफेमेशन। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, किसी का पब्लिक परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, अगर आप खुद को एक पब्लिक फिगर की तरह लेके आते हो, ऑथर बनते हो, कुछ भी, हम लोग भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, तो हमारे पब्लिक परफॉर्मेंस को आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट, वी कांट से यू आर डिफेमिंग, राइट। सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय अ पर्सन। अब जैसे कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो कोई सेंश्योर पास करता है, कोई रिपोर्ट बनाता है, गुड फेथ में बनाता है, वो डिफेमेशन नहीं है। एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन, अगेन किसी ऑथराइज पर्सन को आप एक्यूजेशन दे रहे हो गुड फेथ में, वो भी डिफेमेशन नहीं है। नाइन्थ इज इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर, किसी और के इंटरेस्ट के लिए अगर है तो भी नहीं है। एंड कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम इट इज कन्वेड। आप इसमें से 4 to 5 लर्न कर लो, 10 लर्न करने की जरूरत नहीं, 4 to 5 लर्न कर लो। इसकी जो पनिशमेंट है वो है 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है। डिफेमेशन दो तरीके की होती है, लिबल एंड स्लैंडर। लिबल जो होती है वो होती है जो परमानेंट है, राइटिंग में है, विजिबल है, और स्लैंडर होती है जो बोल के होती है, ठीक है, बोल के किसी की इंसल्ट करना। प्रिंटिंग और ग्रेविंग भी अगर आप कुछ ऐसा करते हो, प्रिंट या ग्रेव करते हो जो डिफेमेटरी है, वो 2 years और मोर के लिए पनिश हो सकता है। सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर, अगर कोई पर्सन है वो बेच रहा है तो क्या उसके ऊपर भी डिफेमेशन का केस किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और पनिशमेंट है 2 years ऑफ फाइन और बोथ। पब्लिश मटीरियल जो है वो डिफेमेटरी होना चाहिए। सेकेंडली, पब्लिश मटीरियल या प्रिंटेड हो या एनग्रेव्ड हो, खुदा हुआ हो, अक्यूज्ड न्यू, उसे पता था, अब बेचने वाले को पता है कि ये डिफेमेटरी और वो बेच रहा है। एंड फोर्थ, द अक्यूज सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ डिफेमेटरी मैटर, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई तो ठीक, अगर उसे पता ही नहीं है देन यू कांट रियली इंपोज अ केस, राइट। देन जनरल एक्सेप्शंस, अब ये एक्सेप्शंस है आईपीसी की। आईपीसी 6 कैटेगरी में मेनली एग्जाम्पशंस आती हैं, जैसे कि जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स में कोई आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, ट्रिफलिंग एक्ट, कॉन्सेंट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, इन सबको हम मेनली आईपीसी के एग्जाम्पशंस कहते हैं। लेकिन ज्यादा क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड वाला, गलती से हो गया, राइट। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, आप उस पर केस नहीं कर सकते। एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिंग, एक्ट टू कॉज हार्म
लाइकली टू कॉज हार्म, लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, ठीक है, किसी और को बचाने के लिए। अगर कोई बच्चा है 7 ईयर्स से कम, उसके लिए कुछ नहीं। 7 ईयर्स से ज्यादा है लेकिन 12 ईयर्स तक है और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो भी कोई अनसाउंड माइंड का बंदा एक्ट कर दे, वो भी आईपीसी से एग्जाम्प्टेड है। एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किसी को कुछ खिला दिया पिला दिया, इंटॉक्सिकेशन में किया अगेंस्ट हिज विल, राइट, लेकिन अगर वो अपनी नॉलेज से करता है तो फिर उसे पकड़ा जा सकता है, राइट। एक्ट नॉट इंटेंडेड और नोन टू कॉज, मतलब जानबूझ के नहीं किया, या डन बाय कॉन्सेंट, राइट। नॉट इंटेंडेड टू कॉज बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट के लिए किया गया, ठीक है, उस केस में से यहाँ पे एग्जाम्पल सर्जन का दिया हुआ है, तो ये डॉक्टर्स का एग्जाम्पल इसमें आता है कि बाद में अगर डेथ भी हो जाती है तो जानबूझ के थोड़ी की है। कॉन्सेंट ऑफ अ गार्डियन का कॉन्सेंट ले लेते हो, कॉन्सेंट, कोई भी चीज कॉन्सेंट से की जाती है वहां तो बात ही खत्म है, राइट। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स जहां इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, हार्म वाली बात थी नहीं, गुड फेथ में करना चाहे बिना कॉन्सेंट के, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। एक्ट ऑफ टू पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, राइट, अगर थ्रेट से किसी ने किया लेकिन किसी की धमकी के अंडर आके किया तो भी हम उसे क्या कह सकते हैं ना, कुछ नहीं कह सकते। स्लाइट हार्म, अगर बहुत थोड़ा सा हार्म हुआ तो भी उसे आईपीसी में क्या सजा दिलवानी, ये 20 है, डोंट लर्न ऑल ऑफ देम। आई थिंक 5 to 6 कर लो, इनफ है। मूविंग हेड टू सीआरपीसी। सीआरपीसी में हम सबसे पहले बात करेंगे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। वैसे तो बहुत सिंपल है, बेलेबल होती है जहां बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल जहां बेल नहीं मिलती। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल वो होते हैं विच मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच इन कॉग्निजेबल केस अ पुलिस ऑफिसर इन द फर्स्ट शेड्यूल अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जहां पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, वारंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं द केसेस जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, यानी कि उसे वारंट की जरूरत है। तो कॉग्निजेबल है जहां अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, और नॉन कॉग्निजेबल जहां वारंट की जरूरत है। अब बारी आती है कंप्लेंट की। अब जो हम प्लेंट पढ़ रहे थे ना सीपीसी में, वो यहाँ आके कंप्लेंट बन जाता है। ये भी रिटन एलिगेशन ही है, ओरल या रिटन एलिगेशन। सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड इट, जानने वाले या किसी और ने। इट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट एंड इट मस्ट बी मेड विद एन ऑब्जेक्ट दैट ही शुड टेक एक्शन। ऑफ कोर्स एक्शन के लिए होता है। बेल, बेल क्या होती है, किसी को टेम्परली छोड़ देना, ठीक है। इसमें एंटिसिपेटरी बेल भी आती है, जो अक्यूज है वो कस्टडी में आता है उसे बचाने के लिए या थोड़े टाइम बाहर रहने के लिए। एंटिसिपेटरी बेल होता है जहां पे पर्सन हु एप्रीहेंस अरेस्ट, उसे पता है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूं, तो वो पहले ही फॉर कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो पहले ही एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता है। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी ट्रायल से अलग होती है। इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रायल इन क्रिमिनल मैटर्स। इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल। इंक्वायरी में कुछ भी इंक्वायरी हो सकती है, ट्रायल तो उस पर्सन का होता है ना, इंक्वायरी में वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड इट स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिंस। ट्रायल से पहले जो की जाती है वो होती है इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज पूछताछ करना बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है इज रीच व्हेन पुलिस ऑफिसर आइदर हिमसेल्फ ऑर्डर्स टू इन्वेस्टिगेट, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है, राइट। देन कम्स जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, जहाँ पे कोर्ट में जाके बताना पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीडर होता है जो आके प्लीड करता है अपनी स्टेटमेंट। अब प्लीडर को हम नॉर्मली काउंसल्स भी प्लीडर्स ही होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे बेल के केसेस होते हैं, वो वर्सेस स्टेट हो जाते हैं, राइट। हमेशा याद रखना, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, वो फॉर एग्जाम्पल किसी की बेल लगी है, ठीक है, दैट पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली और बेल पंजाब में लगी है, तो दैट पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट वो केस आता है। और ऐसे केसेस में हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, दे आर द ऑफिशियल कोर्ट ऑफिसर्स, राइट, तो वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देन समन्स एंड वारंट केस। सिंपली समन केस वो होता है जो वारंट केस नहीं होता, ठीक है, बट वारंट केस क्या होता है, जिसकी पनिशमेंट विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years होती है, और जो इसके अलावा होते हैं वो सारे समन केस होते हैं। वारंट केस समझ लो, वारंट केसेस कौन से होते हैं, जिसमें जो पनिशमेंट है या तो पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एक्सीडिंग 2 years, ये वारंट केसेस होते हैं। इनके अलावा जो होते हैं वो होते हैं समन केसेस, राइट। अब जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कैसी है, क्रिमिनल कोर्ट की क्लासेस कैसे, सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम इन्हें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स भी कहते हैं। कोर्ट्स ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, अच्छा कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है बताना चाहती थी, तो आपको बाकी तो आई थिंक पता ही होगा। कोर्ट ऑफ सेशन ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन होता है। कोर्ट ऑफ सेशन होता है कि वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है।
तो सबसे पहले आता है कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है। वो कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ने जो भी डिसीजन दिया, देन हाई कोर्ट में जाने से पहले हम कोर्ट ऑफ सेशन में जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये डिसीजन कैसे कैसे देते हैं? सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज कैन पास। सो हाई कोर्ट तो मतलब कोई भी सेंटेंस जो है वो पास कर सकता है, लेकिन हम सेशन जज की अगर बात करें, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है, वो भी कर सकता है, सेंटेंस ऑफ डेथ तक कर सकता है, लेकिन उसके लिए सेंटेंस ऑफ डेथ के लिए उसे हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और जो एडिशनल सेशन जज है, दे में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कौन से या कितने कितने पनिशमेंट दे सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ सीजेएम उसको बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस दे सकता है कोई भी एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट होता है, वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, वो इम्प्रिजनमेंट अनाउंस कर सकता है 3 ईयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 और बोथ। सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो पास कर सकता है 1 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और बोथ। और जो चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, सॉरी, he may like he has the same powers as chief judicial magistrate and metropolitan, that of metropolitan magistrate। and by default of fine, अगर जो imprisonment है that is by default of fine, it provides that court of magistrate may award such term of imprisonment of default fine as authorized provided it is not excess। अगर कोई magistrate in default of fine लगाया, फाइन पे नहीं कर रहे हो, imprisonment अनाउंस करता है, तो वो जो imprisonment है वो उसके पावर से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने उसके पास पावर है, उसके पास पावर है 3 साल की तो 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, 1 साल की तो 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। और जो इम्प्रिजनमेंट है, इट शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। जितना वो दे सकता है उसके 1/4 में ही उसे देना पड़ेगा। देन सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब एक ही ट्रायल पे अगर बहुत सारे ऑफेंसेस है तो हाईएस्ट वाला ले लो, हाईएस्ट वाला ले लो, सिंपल। ठीक है, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, अरेस्ट कैसे होती है? तो सबसे पहले ये जो पावर है सेक्शन 41 में, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, विदाउट अ वारंट, उसके पास अरेस्ट की पावर्स होती है। किन किन केसेस में? सबसे पहले हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। सेकेंडली, अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है और जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस than 7 years or which may extend to 7 years। ठीक है, उस केस में the police officer has a reason to believe on the basis of such complaint information कि पर्सन ने ऑफेंस किया है, या पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट ये अरेस्ट जरूरी है, ठीक है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग और ऑफेंस ना करे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रिवेंट सच पर्सन टू डिसअपियर और टेम्परिंग एनी एविडेंस, कोई खराब ना कर दे, कोई एविडेंस ना खराब कर दे, कोई एविडेंस ना खराब कर दे, एंड लास्टली टू प्रिवेंट सच पर्सन टू मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। And last thing is कि unless such person is arrested, his presence in the court cannot be ensured। and मतलब वही चीज है कि जब तक इसे अरेस्ट नहीं करेंगे इसकी जो प्रेजेंस है वो कोर्ट में नहीं आएगी। इन सारे रीजंस के अंडर पुलिस इंस्पेक्टर जो है, पुलिस ऑफिसर सॉरी जो है, वो अरेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड द पुलिस ऑफिसर ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। अगर वो नहीं करता तो क्यों नहीं करता, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकेंडली, इट इज अगेंस्ट द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो उन्हें रिसीव हुई है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर possessing anything which is found to be reasonably be suspected कि वो stolen हो सकता है, obstructs a police officer while in execution of this duty। हम जो मूवीज में नहीं सुनते थे पुलिस ऑफिसर के काम में
टांग अड़ाना एंड ऑल दैट, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, यस ही कैन। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी अ डिजर्टर, अगर कोई डिजर्टर है आर्म्ड फोर्सेस का, वो भी कर सकता है। तो ये सारे आपने लर्न कर लेने 4 to 5, अगेन इट्स इनफ। टॉक्स अबाउट, हाँ ये इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, अरेस्ट की बात ये आती है ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर। तो हर एक पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है, ही शुड बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ऐसा नहीं कोई भी आके अरेस्ट कर लेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। सेकेंडली उसे एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना है। उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में उसने साइन करवाने 2 विटनेसेस के। बेसिकली अगर 5 लोगों की फैमिली है, 1 पर्सन अरेस्ट हो रहा है, तो किसी भी 2 पर्सन का विटनेस ले लो। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर सारे अरेस्ट हो रहे हैं, तो फिर आप गली मोहल्ले का, लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल लोग ले आओ, उनसे विटनेस करवा लो, बिकॉज विटनेस करवाना बहुत जरूरी है। एंड जो पर्सन अरेस्ट हो रहे हैं उसका भी काउंटर साइन लो। एंड थर्डली, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड। अगर फॉर एग्जाम्पल वो अकेला रह रहा है, या मेंबर या फैमिली मेंबर को नहीं पता, तो आप उन्हें बता दो कि आपका जो रिश्तेदार है वो अरेस्ट हो गया, राइट। देन मूविंग टू समन्स एंड वारंट। समन्स एंड वारंट्स में अगर हम बात करते हैं, समन सेम एज जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि आपने समन भेजने हैं फॉर अपीयरेंस के, आ जाओ आपके खिलाफ केस है। सर्विस ऑफ समन्स जो है पुलिस ऑफिसर करता है, सॉरी सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर करता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट करता है, या पब्लिक सर्वेंट करता है, राइट। और कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे करना है। वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट वारंट में वो बेसिकली इट्स अ राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का स्टैंप होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट शुड बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन जिसके लिए जिसने एग्जीक्यूट किया है, फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन जिसे अरेस्ट करना है। इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड इट मस्ट बी सील्ड। तो वारंट ऐसा होता है। फिर क्या होता है, कभी कभी जो वो एक्यूज है वो भाग जाते हैं, या नहीं मिलते हैं, नहीं आते हैं, तो उस केस में फिर प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है कि ऐसा करो, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दो और बेचो और कंपनसेट कर दो। दैट इज कॉल्ड इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सर्च वारंट, सर्च वारंट होता है कि अगर सर्च वारंट भी निकाला जाता है, वो पहले जो हम बात कर रहे थे वो तो अरेस्ट वारंट था। सर्च वारंट जो है that can be issued where a court has a reason to believe कि ये पर्सन जो है इसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सेकेंडली, where such document or thing is not known to the court to be in possession, पता ही नहीं किसके पास है। एंड थर्डली, जनरल इंस्पेक्शन में भी सर्च वारंट हो सकता है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। अब क्या होता है, कई बार कोई ऐसा पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन अरेस्ट हो रहा है या हो सकता है जिसके अरेस्ट से बाहर की जो पीस है वो खराब हो सकता है, तो उस केस में उससे सिक्योरिटी ली जाती है कि तुम्हारे अरेस्ट में बाहर कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू इंश्योर दैट, राइट, फॉर कीपिंग द पीस एंड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंग्स। फिर तो श्योरिटी लेते हैं। तो ये ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक अगर सेक्शन चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी का है, या असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, कमिटिंग मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अदर ऑफेंसेस, ये सारे हो सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग ब्रीच in other cases, so where an executive magistrate receives the information that the person is likely to commit a breach of peace, disturb the public tranquility or do any wrongful act, उस केस में पर्सन को शो कॉज why he should not be ordered to execute bond पूछ लो उससे, शो कॉज नोटिस भेज दो कि क्यों ना तुम्हें बॉन्ड इशू किया। जब तुम्हारे अरेस्ट से अगर बाहर शोर शराबा होता है, यू विल हैव टू पे, बॉन्ड साइन करो। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शन के अंडर भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर पुलिस को डाउट होता है। बट यस, ये अरेस्टेड जो पर्सन है उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। पुलिस ऑफिसर वेट्स एंड मेजर्स चेक कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स रहती है। मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो देखता है ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, दैट द स्टार्टिंग इज फ्रॉम हिम ओनली। तो द कोर्ट डज नॉट ऑब्टेन एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास specially empowered to may take cognizance receiving उसे कंप्लेंट मिली है, पुलिस रिपोर्ट आती है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड हिज ओन नॉलेज, राइट। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, लेकिन कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के कॉग्निजेंसेस थोड़े लिमिटेड होते हैं, जैसे कि इन जनरल देयर इज नो लिमिटेशन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कोड में। द डिले में हर्डल द इन्वेस्टिगेशन। सो फर्दर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो हमने पढ़ा था, फॉर अपील एंड रिविजन आप यूज कर सकते हो। सो एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफिक, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अब कितना लिमिटेशन बेसिकली दिया हुआ है, अगर तो ऑफेंस सिर्फ फाइन के लिए तो 6 months के अंदर अंदर आप ले आओ, ठीक है, आ जाओ। 1 year जो बेसिकली क्या कहते हैं, देखो अगर क्राइम होता है ना तो उसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करो। हालांकि वो फैटल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपका केस कंसिडर नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें माना जाता है। तो लिमिटेशन अगर फाइन है तो 6 months तक आ जाओ, अगर एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 1 year है तो 1 year एंड नॉट एक्सीडिंग 3 years है तो 3 years, ये लिमिटेशन है। फिर आते हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल्स अगेन वही जो क्विकली है, तो
criminal code के अंदर it says any chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, any magistrate of first class who specially empowered on in behalf by a high court, offenses कौन कौन से offenses summarily trial हो सकते हैं, offenses not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding 2 years, theft अगर चोरी हुई है और जो चोरी का सामान है वो 2000 से ज्यादा का नहीं है, receiving or retaining property, stolen property 2000 से ज्यादा का नहीं, assisting इन कंसीलमेंट अगेन स्टोलन प्रॉपर्टी 2000, तीन तो इसी से रिलेटेड है। ऑफेंसेस अंडर 454 एंड 456, इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, मतलब इन सब की ऊपर वालों में हेल्प करना, अबेटमेंट होता है किसी को हेल्प करना, एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी फोरगोइंग ऑफेंस, अटेम्प्ट भी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन कंप्लेंट इज अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट, इन सब में समरी प्रोसीजर हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर हम सीपीसी की बात करते हैं तो उसमें था 151 सेक्शन, यहाँ है 482, प्लीज इस सेक्शन को लर्न कर लेना। अगेन इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट जो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पावर दी जाती है कि जस्टिस जरूर पर्सन को मिले, अगर कोई पर्सन आता है कोर्ट में तो जस्टिस जरूर मिले। हाई कोर्ट ने कब एक्सरसाइज करना है, फर्स्टली द पावर इज नॉट टू बी रिजॉर्टेड इफ देयर इज अ पब्लिक, देखो अगर कोर्ट में कहीं पे बताया गया है कि भाई इसकी ये सजा है तो ये पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना है, ये कोर्ट के अब्यूज के लिए नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज एज एक्सप्रेस बार। ऐसा नहीं होना चाहिए कोर्ट बोले अरे हम इनहेरेंट पावर यूज कर रहे हैं तो हम ये, बिल्कुल नहीं। कोड में, लॉ में, प्रोविजन में, स्टैट्यूट में अगर उस करी हुई गलती की, उस ऑफेंस की, उस एक्ट की, उस ओमिशन को कैसे डील करना है वो बताया गया, यू हैव टू डील इट लाइक दैट, राइट। अपना इनहेरेंट पावर नहीं लगाना। ये तब आता है इफ यू एक्चुअली सी के यू नो अगर कुछ भी नहीं है, कहीं भी प्रोवाइड नहीं, तो उसे हम वैसे रेजिडुअल पावर भी कहते हैं, इनहेरेंट पावर को हम रेजिडुअल पावर भी कहते हैं। सो मेन चैप्टर्स 8, 9, 10 हमने खत्म कर लिए, दो छोटे से चैप्टर्स रह गए 16, 17 व्हिच इज आरटीआई आईटी एक्ट, और ये बहुत ही छोटे हैं लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नीड टू लिसन टू देम केयरफुली। आरटीआई एक्ट जो आया था उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, सबसे पहले इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जिस दिन ये आया था उसके 120 डेज के अंदर अंदर ही उसकी कमेंसमेंट हो गई थी, राइट फ्रॉम इनैक्टमेंट में कमेंस हो गया था, सारी पब्लिक अथॉरिटीज पे रखता है, सारे सिटीजन से अवेल कर सकते हैं, पीआईओज एंड एपीआईओज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फीस एप्लीकेबल है बिल्कुल, कुछ कैटेगरीज डिस्क्लोजर से बाहर है, और इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज भी एग्जाम्प्टेड है लेकिन कुछ कंडीशन, तो ये तो सैलिएंट फीचर हो गए। तो सबसे पहले जब ये पावर में आया था ना, सॉरी कमेंस हुआ था ये एक्ट आरटीआई, तो उन्होंने बोला था कि 120 डेज ऑफ इनैक्टमेंट में सारी पब्लिक अथॉरिटीज ने ये सारी चीजें इशू कर देनी है, पब्लिश कर देनी है। आई बिलीव यू नो ये सिर्फ यही है कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज की लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर वो जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज, प्रोसीजर फॉलोड, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स ऑफ एम्प्लॉइज, स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज, पर्टिकुलर्स ऑफ एन अरेंजमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ बोर्ड, काउंसिल्स, डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, मंथली रेम्युनरेशन, बजट एलोकेटेड, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज, नेम्स, डेजिग्नेशन, बेसिकली जो मेन चीजें है ना वो तो आप डाल ही दो, वो तो आप पब्लिश कर ही दो ताकि हर एक को हर चीज पूछनी ना पड़े, राइट। उसके बाद मेन बातें स्टार्ट होती है, डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओस, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना पब्लिक ऑफिसर रख सकता है, लेकिन उनका जो हेड है, ठीक है, हेड कौन है, ये पीआईओस है। तो डेजिग्नेट इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सेंट्रल और स्टेट पीआईओस लगाए जाते हैं, उसके नीचे सब डिविजनल लेवल पे भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं। नो रीजन टू बी गिवन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट दे मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम, राइट। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी सिटीजन, ऑलवेज रिमेंबर सिटीजन, आरटीआई सिटीजन ही यूज कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कितने दिनों में प्रोवाइड करनी है ये आप अच्छे से देख लो। वैसे नॉर्मली 30 डेज में इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन का मतलब एक्चुअली रिस्पॉन्स है। इवन आपको पीआईओ ये भी लिख के दे सकता है कि हमारे पास ये है ही नहीं, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। बेसिकली 30 डेज में उसका जवाब आना चाहिए। अगर 30 डेज में वो अपना जवाब दे देता है तो आरटीआई का जो ये जो प्रोविजन है ये कंप्लाई हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्स जो 30 डेज में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस आप गए, आप एक पीआईओ को आपने एप्लीकेशन दे दी या भेजी, लेकिन वो देखता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे एडजॉइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो आगे उसे फर्दर पास ऑन करे तो खुद ही कर देता है, तो उस केस में 35 डेज हो जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, थर्ड पार्टी में क्या होता है ना, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है कि दे या ना दे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीआईओ अपने हिसाब से डील करता है, तो वो बीच में इंक्लूड करके 40
रेज कर देते हैं। एंड लास्टली, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन पर्सनल लाइफ की है, लाइफ की या लिबर्टी की है, तो 48 आवर्स में, मेजरली जैसे इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटल्स में यूज होती है, तो 48 आवर्स में, उसके लिए हम 30 डेज वेट नहीं करेंगे, राइट। तो इमरजेंसी केसेस में लाइफ या लिबर्टी में 48 आवर्स। ये पूरा जो टेबल ऐसे लर्न कर लेना, इट्स वेरी इजी। ड्यूटी पीआईओ की ये होती है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, जो हमने ऊपर टेबल पढ़ा वही चीज है। अब फॉर एग्जांपल वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, तो उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा रिक्वेस्टर को। सबसे पहले रीजंस बता दो क्यों रिजेक्ट किया, सेकेंडली पीरियड विद इन विच अपील शैल बी देयर, एंड थर्डली पर्टिकुलर्स ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है, कि आप कहां पे जाके फर्दर अपील कर सकते हो। तो पीआईओ जो है, हाँ, और अगर पार्शियल एक्सेस है, फॉर एग्जाम्पल वो पूरी इंफॉर्मेशन ना देके कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो कोई बात नहीं, शायद इशू अ नोटिस टू द एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट को बता दे कि हम सिर्फ इतनी ही मैं रिकॉर्ड में से इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। रीजंस क्यों, रीजन बताना जरूरी है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन क्यों दी है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, डिटेल्स ऑफ फीस, अब इसके लिए फीस पे करनी पड़ती है, हिज और हर राइट्स। अब आगे वो अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो कहां अपील कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो नॉन डिस्क्लोजर पार्शियल डिस्क्लोजर है बेसिकली, मतलब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ बता दिया कुछ नहीं बताया, तो उस केस में इस तरीके से नोटिस देना पड़ता है। मूविंग अहेड टू एग्जम्पशंस ऑफ डिस्क्लोजर्स, इसे आप लर्न कर लेना। आरटीआई के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्टली, डिस्क्लोजर प्रेजुडिशियली अफेक्टिव, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रेजुडिशियली सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करती है, उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट ने मना किया है, ट्रिब्यूनल ने मना किया है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट की इंफॉर्मेशन या स्टेट लेजिस्लेचर की डिस्क्लोजर को ब्रीच करता है, तो भी नहीं। हार्मिंग कंपैरेटिव पोजीशन, अब आप किसी से किसी का सीक्रेट फॉर्मूला पूछ लो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछ लो, वो नहीं बताएंगे, राइट, इन द ल्यू ऑफ हार्मिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मेजरली अगर फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है। डिस्क्लोजर एंडेंजरिंग, किसी की जान को खतरा है, फिजिकल सेफ्टी को खतरा है। इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जानबूझ के कोई प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेशन रुकवाने के लिए अगर कोई आरटीआई डालता है, उसे भी देने की जरूरत नहीं। एंड कैबिनेट पेपर्स, तो ये वो चीजें हैं जो कि एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर है, जो आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बस आपको नोटिस दे देना है कि क्या रीजन है, क्यों आपने पूरी डिस्क्लोजर नहीं की। अब ये है हु इज टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड कौन कौन है इसमें? मेजरली जो हमारी इंटेलिजेंस अथॉरिटीज होती है ना, आईबी, रॉ, सीआईडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं मांग सकते। लेकिन ये एक्सक्लूजन ना एब्सोल्यूट नहीं है, ये पैराग्राफ बहुत जरूरी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। कहां पे आप आरटीआई यूज कर सकते हो? अगर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, इन केस ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, इन केस ऑफ अगर करप्शन के चार्जेस हैं या ह्यूमन राइट्स वायोलेट होता है, तो आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। फर्दर, अगर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, सो शैल बी गिवन, तो जो भी इंफॉर्मेशन है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अप्रूवल से 45 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो करप्शन के चार्जेस में, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के चार्जेस में आपको देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? जिन्हें मैं कहती हूँ कि हेड है, ठीक है, एक सेंटर पे है, एक स्टेट पे है, सीआईसी एंड एसआईसी। तो जो सीआईसी होता है वो कैसे है? जो सेंटर के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गैजेटेड नोटिफिकेशन से ये कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। टर्म्स एंड ऑफिस, अब देखो, अगर आप यहाँ पे ये चीज समझ लोगे, ये सेम ही रिपीट होती है व्हेन वी गो अहेड। यहाँ पे सीआईसी जो है वो होल्ड करेगा ऑफिस, ठीक है, 65 ईयर्स तक, ठीक है, जो चीफ है जो वो 65 ईयर्स तक, और बाकी जो मेंबर्स हैं till they attain the age of again 65 years and shall not be eligible for reappointment, और उनकी reappointment ये भी shall not be eligible for reappointment। लेकिन on vacating his office, वो CIC के लिए, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, जब उसकी ऑफिस वेकेट होगा तो वो चीफ तो बन ही सकता है। इन एग्रीगेट दोनों का 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बिफोर ही एंटर्स डेफिनेटली ही शुड मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट। एंड CIC और IC जो है, ही शुड, अगर रिजाइन करना है तो वो रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को बोल के। सैलरी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है, इस तरीके से, नॉट मच इंपॉर्टेंट। और स्टेट में भी यही चीजें हैं, ठीक है, स्टेट में एग्जैक्टली सेम चीजें हैं कि SIC जो है 65 ईयर्स तक है, जो ICs है वो भी 65 ईयर्स तक है। बस जब वो प्रमोट होते हैं, SIC जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आगे प्रमोट होगा स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, तो उसका जो टोटल टेन्योर है वो 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन रिजाइन, आप जो है रिजाइन कर सकते हो। गवर्नर, अब सैलरीज और अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जैसे भी इनके पास पावर्स क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक आई थिंक अमेंडमेंट आई है,
अब इनके पास पावर्स क्या होती है, इनके पास ये पावर्स है, इनके पास कंप्लेंट्स जो रिसीव होती है वो कैसे आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिपार्टमेंट में गए, उनके पास पीआईओ नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन कमीशन को बता सकते हो। रिफ्यूजल ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई मना कर दे, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, अनरीजनेबल फीस मांगे या इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे या कोई और मैटर है, उसका कंप्लेंट आप उनके पास लेके जा सकते हो। एपलेट अथॉरिटीज, एपलेट अथॉरिटीज में क्या है, सबसे पहले अपील आपने किससे करनी है, जो भी पीआईओ है ना, सबसे पहले अपील आपने उसके बॉस को करनी है, ठीक है, उसके सीनियर को करनी है। सो द फर्स्ट अपील लाइज विद द ऑफिशियल सीनियर विद इन 30 डेज। जो सेकंड अपील है वो 90 डेज में करनी है, वो करनी है सीआईसी या एसआईसी को। अब थर्ड पार्टी अपील में भी सेम है, अगर कोई थर्ड पार्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दी, तो थर्ड पार्टी भी सबसे पहले 30 डेज में सीनियर को अपील करेगी और 90 डेज में आगे सीआईसी या एसआईसी को कंप्लेंट करेगी, अपील करेगी, राइट। पेनल्टीज क्या है इसमें, पेनल्टीज जो है 250 रुपीज पर डे है मैक्सिमम। इट इज लाइक इट विल बी लाइबल फॉर 250 पर डे अप टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000। लेकिन ये किन किन चीजों में पेनल्टीज आती, नॉट एक्सेप्टिंग एन एप्लीकेशन, डिलेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, मैलिफाइडली डिनाइंग इंफॉर्मेशन, नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। इस सारे चीज बातों में सेंटर या स्टेट का क्या रोल है, रोल ये है कि ये प्रमोट करते हैं आरटीआई को, ये डेवलप करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स ताकि लोगों को पता चले आरटीआई कैसे होता है, पब्लिक अथॉरिटीज को एनकरेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, पब्लिक अथॉरिटीज की तरफ से भी जाएं, और ट्रेन करते हैं ये अपने सीपीआईओस को, एसपीआईओस को कैसे डील करना चाहिए उन सब में। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट जो है, सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स पे एक्ट अप्लाई नहीं करता ये देख लो। ये जो एक्ट है आईटी एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं करता, पावर ऑफ अटॉर्नी पे अप्लाई नहीं करता, ट्रस्ट पे, विल पे, सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं करता। दो बातें हमें पढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ओनली। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सो वेरिफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, वो हमेशा पब्लिक की से किया जाता है, तो जिसे हम की पेयर कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक की मिल के एक की पेयर बनाते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किया जाता है। सो सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हिच इज कंसिडर्ड रिलायबल एंड मे बी स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। फर्स्टली क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के टाइम पे। फर्स्ट है जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है, ऑथेंटिकेशन डाटा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। जब वो साइन हो रहा है तो वो साइनिंग अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर फिक्सिंग, वो पता चल जाए। एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन आफ्टर ऑथेंटिकेशन डिटेक्टेबल हो एंड इट फुलफिल्स अदर कंडीशंस एज वेल। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बेसिकली इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। वो कैसे हो सकती है, इट कुड बी इन राइटिंग, टाइप रिटन फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एक्सेसिबल। ये सारे जो डाटा है इसे एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, आईटी एक्ट ने रिकॉग्नाइज करता है। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जो प्राइवेट लोगों के बीच में होती है, राइट। मैनुअल और टाइप्ड और प्रिंटेड रिकॉर्ड, वो कुछ भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन की जाती है, वो अफिक्स कर सकता है अपना सिग्नेचर, दैट्स फाइन, वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये आईटी एक्ट के अंदर आती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हम कंसिडर नहीं करते। पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अब पब्लिक रिकॉर्ड्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। जो अबव प्रोविजंस है दे आर प्राइमरली इंटेंडेड फॉर प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि फाइलिंग ऑफ फॉर्म, ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, इन सब के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। देन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। अब जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक केस में सर्विस प्रोवाइडर रहता है, उसे भी सर्विसेज जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर, राइट, इट मे बाय ऑर्डर एनी सर्विस प्रोवाइडर टू सेट अप, मेंटेन एंड अपग्रेड द कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज। वो बोल सकते हैं कि ढंग से करो, अच्छे से करो एंड सेफली करो, राइट। अपने डाटा को जो है रिटेन करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को। ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं उनका ऑडिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी रहती है, हाँ, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए भी ये ऑथराइज कर सकता है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस बिल्कुल कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस, दे शैल नॉट बी नेम्ड टू बी अनफोर्सेबल सोनली बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल भी नहीं, उनकी पूरी वैलिडिटी रहती है। एट्रीब्यूटेशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो ओरिजिनेटर है, द ओरिजिनेटर को भी इट वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल कि वो एट्रीब्यूशन को भी उसके लिए प्रोविजन बनाया जाए। तो जो एट्रीब्यूट करते हैं, ओरिजिनेटर होता है जो डाटा को सेंड करता है इंफॉर्मेशन को, या फिर इट वाज सेंड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द originator. Then comes time and place of dispatch. ये कैसे पता चलेगा,
टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच जो है वो दे से दैट द डेट ऑफ ऑफर एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो डिस्पैच एंड रिसीट आर डेल्ट इन डिटेल लाइक सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट किस तरीके से उसे. अब टाइम ऑफ रिसीट की हम बात करते हैं तो बेसिकली सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट इफ अड्रेसी हैज अ डेजिग्नेटेड कंप्यूटर सोर्स. अगर उसे बोला फैक्स करना है, ईमेल करनी है, सो द मोमेंट रिसीट अकर्स, जब रिसीट हुई तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड रिसोर्स, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ रिसीट. अगर रिकॉर्ड एंटर किया, एड्रेसी का डेजिग्नेटेड रिसोर्स नहीं है, तो देन दे से द रिसीट अकर्स एट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिट्रीव्ड बाय द एड्रेसी. जब वो उसे रिट्रीव करेगा तब पता चल जाएगा. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं आप उसे कैसे सिक्योर कर सकते हो. यू कैन अटैच दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑल दैट. तो ये सिक्योर करने भी बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. वो भी तब माना जाता है जब फर्स्ट द सिग्नेचर क्रिएशन वाज एक्सक्लूसिव कंट्रोल, उसके कंट्रोल से हुआ है एंड एक्सक्लूसिव मैनर में हुआ है. बात आती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. ऑफ कोर्स इसके बाद आती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. तो एक्ट में सर्टन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज भी है. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं. यस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं. दैट्स द फॉलोइंग प्रोसीजर. लाइक एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एवरी सच एप्लीकेशन के साथ फीस जानी चाहिए. एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट विद सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट एंड नो सच स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन. अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ठीक लगता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो दे सकते हैं. पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन इसके अंडर क्या है. पेनल्टी जो है दे से किस किस चीज के लिए पेनल्टी लग सकती है. अगर कोई पर्सन विदाउट और विद permission, the access or secure the access, downloads, copies, extracts, introduces or causes to introduce any computer containment virus वगैरह डालना, damages or causes to damage, disrupts or disruption of any computer system, denies or cause to denial of access to any person, provides any assistance, charges the services availed by a person, destroys, deletes or alters any information, steals, conceals or destroys. इसमें 4 to 5 आप लर्न कर लेना, that will be enough. और उससे आपको पता चल जाएगा कि with or without permission क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजों के अंडर पेनल्टीज लग सकती हैं. देन कम्स कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा. जहां पे भी हमारा डाटा लिया जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट जो पोजेस करती है, जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उनके पास हमारा पर्सनल डाटा होता है. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे. अगर उनकी वजह से हमारा डाटा लूज होता है, प्रोटेक्ट या सेंसिटिव डाटा, तो इन दैट केस रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होता है, तो उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, और यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, अदर एसोसिएशन, ये सारी चीजें. रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती है कि मतलब प्रॉपर्ली आप एंटीवायरस यूज करो, प्रॉपर्ली उसे सेफ जगह पे रखो जब आपको पता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा है आपके पास. व्हाट इज द पेनल्टी? दिस व्हाइल यू लर्न दिस, if you learn this, it will suffice a lot of things. So agar it is about furnishing any document, return or report to the controller or the certifying authority, तो उस केस में है 1,50,000 rupees. अगर कोई return है या furnish करते हो books और for the document, then in that case it is, he shall be liable for penalty not exceeding 5,000 every day, and maintaining the books of accounts and वो है that 10,000 every day. Then comes adjudicating authority. इस केस में adjudicating authority उनका 3 पेज रह गया, प्लीज मैनू कर लेंदे. तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ कोर्स इट इज लाइक अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स बोल सकते हो या जो पेनल्टी या कंपनसेशन इम्पोज करेगा. सो ही हैज टू हैव रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कि क्या गेन या क्या अनफेयर एडवांटेज दिया है, अमाउंट ऑफ लॉस कितना और रेपिटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट कितना है. एपेलेट अथॉरिटी इसमें है द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये है. देन फर्दर ऑफेंसेस. अब ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम उन्हें कंसिडर करें तो सबसे पहले टेम्परिंग, छेड़छाड़ करना, किसी भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना, अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, उसकी पनिशमेंट है 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 lakhs और विद बोथ, राइट. 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 lakhs और विद बोथ, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है. एंड व्हाट आर द कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस? बहुत सारे हैं, लाइक वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन. इसमें से भी आप 4 to 5 लर्न कर सकते हो. वैसे काफी तो आपको पता भी होंगे, राइट. टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स. अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, ये इंटरमीडियरीज हो सकते हैं द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, द
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है अगर कल को कुछ होता है? सो इन दिस कैपेसिटी, क्योंकि ये इंटरमीडियरी है, अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर may handle matter which may contravene the act. To avoid such a consequence, the act declares that no network service provider shall be liable under this act for any third party information or data made available by him if he proves, ठीक है, वो liable नहीं है अगर वो prove कर दे that the offense or contravention was committed without his knowledge or he had exercised all the due diligence to prevent it. तो उससे वो liable नहीं बनेगा अगर वो prove कर देगा कि उसके knowledge के बिना हुआ है, without knowledge, or he has exercised the due, अब उसने अपनी तरफ से तो due diligence exercise किया ही था, right? उस केस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट शॉर्ट के लास्ट टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो लास्ट टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल करके जाना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद दिस वी एंड द क्विक रिविजन. आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. लाइक द प्रीवियस वन, I will put the link of all the videos in the description box, like the arbitration video, the 2 amendment videos, yesterday's video, so that you can refer them on quick basis. And I'll see you super soon with the company law video. Till then, all the best for JIGL. You can do it. बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, right? All the best and bye bye.